नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन। नए भारत के 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगले 20 मिनट तक लगातार आपको आत्मनिर्भर भारत की हर बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी की लेह में की गई उस पूजा से जो 2020 के हिंदुस्तान की भक्ति और शक्ति दोनों दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेह दौरे के दौरान निम्मू में सिंधु दर्शन पूजा की। इसके अलावा शुक्रवार को पीएम मोदी जवानों के बीच लेह पहुंचे थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंधु पूजा है। सैनिकों का हौसला बढ़ाने लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने निम्मू में सिंधु दर्शन पूजा की। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की सिंधु भक्ति में लगातार चालबाजी कर रहे चीन के लिए भी संदेश छिपा है। निम्मू वो जगह है जो ज़ंस्कार पहाड़ियों से घिरी हुई है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी को वास्तविक नियंत्रण रेखा के सभी हालात की जानकारी सैन्य कमांडर ने सिंधु नदी के किनारे दी। हर साल जून और जुलाई के महीने में सिंधु दर्शन के मेले का आयोजन भी होता है, जिसकी शुरुआत 90 के दशक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने की थी। हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया। और पीएम मोदी ने धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर बौद्ध विद्वानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। Buddhism teaches respect for people, respect for the poor, respect for women, respect for peace and non-violence. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के आदर्शों की बात कही। उन्होंने कहा कि आज विश्व असाधारण चुनौतियों से निपट रहा है। इन चुनौतियों का स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को दीक्षा दी थी। इस मौके पर हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस होता है। धम्म चक्र दिवस आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जापान अब चीन के खिलाफ भारतीय सेना के साथ बड़े समझौते के लिए तैयार हो गया। भारत की मदद करने के लिए जापान ने अपने कानून तक में बदलाव किया है। जापान ने भारत के साथ खुफिया सूचना साझा करने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव से पहले जापान सिर्फ अपने निकटतम सहयोगी अमेरिका के साथ ही डिफेंस इंटेलिजेंस को साझा करता था, लेकिन अब इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का नाम भी शामिल हो गया है। जापान से जानकारी मिलने पर संयुक्त अभ्यास और उपकरणों के विकास के लिए समझौतों में भारत को मदद मिलेगी। साथ ही चीन की सेना के मूवमेंट के बारे में डेटा साझा करना भी आसान हो जाएगा। और चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम मेड इन इंडिया को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है पूरे देश में। चीन के विरोध में देश के आम नागरिक ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी सख्त फैसले ले रही हैं। यूपी सरकार ने चीन को बड़ा झटका देते हुए कानपुर और आगरा मेट्रो के टेंडर रद्द कर दिए हैं। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इन दोनों जिलों में मेट्रो चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर मंगवाए थे, जिनमें 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। टेंडर की दरों का आकलन करने के बाद चीन की कंपनियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी तिब्बती समुदाय के लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर चीन के खिलाफ नारे लगाए। तिब्बत के लोगों ने हांगकांग की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार देने और तिब्बत को आजाद करने की मांग की। इस बीच दिल्ली के 2 सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भागीरथ प्लेस और लाजपत राय मार्केट में चीन के सामानों की बिक्री में भारी कमी आई है। कम कीमत में मिलने वाले चीन के सामान भी अब लोगों को नहीं लुभा रहे। और दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। चीन की बढ़ती दादागिरी का अमेरिकी नौसेना ने जवाब दिया। अमेरिकी नौसेना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास के लिए भेजा है। अमेरिकी नौसेना दिन और रात दोनों ही समय में युद्धाभ्यास करके चीन को सख्त संदेश दे रही है। यूएस नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर शॉन ब्रोफी ने इस बारे में जानकारी दी है। ब्रोफी ने बताया कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर के समर्थन में है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन इस इलाके में ड्यूअल कैरियर ऑपरेशन संचालित कर रहे हैं। और अब 2 खबरें दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली भारतीय सेना की। पहली खबर यह है कि चीन की तरफ से तैनाती के जवाब में आपको पता होना चाहिए कि भारत ने सेना की एक और डिवीजन लद्दाख में तैनात कर दी है। वही दूसरी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है।
एक और डिवीजन तैनात करने के साथ ही केवल पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की कुल 4 डिवीजन हो गई है। अब यहां भारतीय सैनिकों की संख्या 60,000 हो चुकी है। मई से पहले इस इलाके में केवल एक डिवीजन तैनात थी। मई में तनाव शुरू होने के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 2 माउंटेन डिवीजन को लद्दाख में तैनात कर दिया गया था। इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज सीआरपीएफ, थल सेना और स्थानीय पुलिस बल ने मिलकर एक आतंकी को मार गिराया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। राजौरी में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। इस बीच बीजेपी महासचिव राम माधव 2 दिनों के लिए लद्दाख दौरे पर जाएंगे। राम माधव 5 जुलाई को लेह लद्दाख जाएंगे और 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। सूत्रों के अनुसार वो लेह में एलएसी से लगे गांवों के काउंसलर, बीटीसी और अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। और लद्दाख के गलवान में भारत के शूरवीरों ने चीन के सैनिकों को बिना शस्त्र परास्त कर दिया। पूरे लद्दाख को सैन्य छावनी में बदल दिया ताकि चीन दोबारा गुस्ताखी की हिमाकत न कर सके। जी आपको ये पता होना चाहिए कि चीन दोबारा गुस्ताखी की हिम्मत करेगा भी नहीं। दरअसल हिंद के सैन्य बल यानी कि हिंद की सेना, थल सेना नभ में चीन के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। जल में चीन को हराने की तैयारी हिंद की सेना ने अंडमान से शुरू कर दिया। हमने आपको बताया कि गलवान के बाद भारत ने चीन के खिलाफ समंदर में मोर्चा खोल दिया है। आपको पता होना चाहिए कि चीन के खिलाफ हिंद की सेना ने अंडमान में बड़ी तैयारी की है। हिंद महासागर में चीन के खिलाफ चौकसी बढ़ा दी गई है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी खबर है कि पीएलए पर नजर रखने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिया गया है। गलवान के बाद अंडमान में भारतीय सेना बलवान P-8I को तैनात किया गया है। पीएलए पर नजर रखने के लिए भारत के इस कदम से हिंद महासागर में चीन के व्यापार पर बड़ी चोट संभव है। वो इसलिए क्योंकि चीन के लिए हिंद महासागर एक व्यापारिक रास्ता है और इसी समुद्री रास्ते से चीन के व्यापारिक जहाज दूसरे देशों तक पहुंचते हैं। दिल्ली दंगों की जांच में स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ ऐसे तथ्य उजागर हुए जिनसे पता चलता है कि दंगे कराने में विदेशों से फंडिंग हुई। साथ ही दंगों में जाकिर नाइक के कनेक्शन की भी बात सामने आई है। दिल्ली स्पेशल सेल की जांच में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। दंगा भड़काने में विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। स्पेशल सेल ने अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में अहम सुरागों का जिक्र किया है। जांच के दौरान ये पता चला कि दिल्ली दंगों के एक आरोपी ने मलेशिया जाकर जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। स्पेशल सेल ने दंगों के एक मास्टरमाइंड खालिद सैफी को गिरफ्तार किया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। पड़ताल में उसी पासपोर्ट के यात्रा विवरण से पता चला कि खालिद मलेशिया गया था और भारत से फरार जाकिर नाइक से मुलाकात की, जिसके बाद आरोपी खालिद सैफी को दंगों के लिए सिंगापुर के एनआरआई ने फंड भेजे थे। खालिद सैफी ने दंगों से पहले शाहीन बाग में ताहिर हुसैन और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के साथ एक मुलाकात भी की थी, जिसमें दंगों की पूरी पटकथा लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। हत्यारा विकास दुबे अब तक फरार है। चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। यूपी पुलिस को संदेह है कि एसओ विनय तिवारी ने ही हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को गोपनीय सूचना दी थी। विनय तिवारी से पुलिस पूछताछ कर रही है और फरार गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में करीब 10,000 जवानों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। ये टीमें अलग अलग जिलों में बदमाशों को ढूंढ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बात की भी गुंजाइश है कि विकास दुबे बीहड़ में ही छुपा हो सकता है। यूपी पुलिस की 25 से ज्यादा टीम विकास दुबे की तलाश में लगी है। सभी जिलों की लोकल पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर जानकारी दी जा रही है। देर शाम मुख्यमंत्री योगी यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बैठक बुला सकते हैं। आज कोरोना अपडेट की करेंगे। देश में जहां कोरोना से ठीक होने वालों का प्रतिशत बढ़ा है, रिकवरी रेट में पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,771 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 442 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,48,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 3,94,000 लोग ठीक हो चुके हैं और इसी के साथ ठीक होने वालों का रिकवरी रेट 60.80% हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 2,520 नए मामले सामने आए, जबकि 59 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 94,000 से ज्यादा हो चुकी है।
महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस 1,92,000 के पार जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,364 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान यहां 198 लोगों की मौत हो गई। और असम में लॉकडाउन के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ने की तस्वीरें नौगांव से सामने आई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम के पिता और धार्मिक नेता मौलाना खैरुल इस्लाम मुफ्ती के निधन के बाद आज उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। उनके जनाजे में आए लोगों ने नियमों की परवाह नहीं की। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आया, बल्कि बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहां पर नजर आए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई नियम, कोई कायदा नहीं। कई लोगों ने तो मास्क भी हार्डली कुछ लोगों ने पहना हुआ है। जहां देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, वहीं असम के गुवाहाटी में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 12 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। ऐसे में इन तस्वीरों पर सवाल उठना बहुत लाजमी है। भारत के पूर्वोत्तर स्थित राज्य असम के 33 में से 23 जिले भीषण बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ की आपदा ने 35 लोगों की जान ले ली है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लगातार बारिश की वजह से राज्य के करीब 9 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 9 लाख लोग। असम में बराक घाटी की नदियों को छोड़कर बाकी नदियों का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं, चीजें जलमग्न हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ से मरने वालों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुंबई का मौसम अब बदलने लगा है। मुंबई में आज 4 मीटर से भी ऊंची हाईटाइड लहरें समंदर के किनारों पर टकराती हुई दिखाई दी। तस्वीरें आप देखिए। मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई में 4 मीटर से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी थी। उसके बाद हर जगह पानी पानी। प्रशासन ने हाईटाइड को देखते हुए लोगों से अपील की थी कि समंदर के किनारे वो ना जाएं। आपको बता दें, मुंबई के सांता क्रूज, गोरेगांव, मलाड, कांदिवली, बोरीवली जैसे कई इलाकों में आज भी तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी, जल जमाव, जल भराव, लोगों की दिक्कत, परेशानी। देखिए, कई जगह लोगों की बाइक फंस गई हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कत हुई है वहां पर।